हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। फिर से स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल आई पेपर क्लासेस में। और दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया मोस्ट इम्पोर्टेंट सेशन, जो कि आपके एग्ज़ाम जिसकी डेट 24 तारीख को है। कब को है दोस्तों? 24 अगस्त को है, ठीक है ना। जैसे कि आप सभी लोग जानते ही होंगे, यूपी ट्रिपल एस सी PET उसकी हमारी एग्ज़ाम डेट भी आ गई है और साथ ही में उसके दोस्तों एडमिट कार्ड भी आ गए हैं, ठीक है ना। तो ये सारा कुछ हम एग्ज़ाम से पहले कर रहे हैं, क्योंकि मैं कुछ आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट सेक्शन वाइज, कौन से दोस्तों, सेक्शन वाइज 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ, जो कि हमारे सेक्शन वाइज होंगे 10-10 क्वेश्चन। हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन लेके आया हूँ दोस्तों। इसमें आपका हो जाएगा, कौन कौन सा हो जाएगा इसमें, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, पॉलिटी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सारा कुछ हम कर रहे होंगे, ठीक है ना। तो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होंगे, ज्योग्राफी के 10 क्वेश्चन होंगे। इस तरीके से दोस्तों सेक्शन वाइज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ये वीडियो, जिसमें आपको मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपके यूपी ट्रिपल एस सी के एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो, प्लस जो करंट अफेयर से रिलेटेड हैं वो दोस्तों, ठीक है ना। तो उनको आज हम कवर अप करेंगे। इसमें मोस्टली आपके कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? 50 क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है ना दोस्तों। हिस्ट्री से, ज्योग्राफी से, बायोलॉजी से, केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, पॉलिटी से और इकोनॉमिक्स से है, ठीक है ना दोस्तों। तो ये हो जाएंगे हमारे कितने क्वेश्चन ओवरऑल यूपी ट्रिपल एस सी PET एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की ओर। और बेस्ट ऑफ लक ऑल डियर स्टूडेंट जो कि किसका, यूपी ट्रिपल एस सी PET का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो दोस्तों ठीक है ना, तो एक बार वीडियो को ज़रूर देख लेना, क्योंकि हो सकता है कि आपके एग्ज़ाम में इस वीडियो से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएँ, ठीक है ना। मैंने बहुत ज़्यादा वेरिएंट लिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं, ठीक है ना। तो हो सकता है कि 2-3 या फिर ज़्यादा क्यों ना आ जाएँ, 4 से 5 क्वेश्चन, ठीक है ना। अब देखते हैं, कोई बात नहीं। चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है? सबसे पहले मैंने हिस्ट्री सेक्शन लिया है। हिस्ट्री सेक्शन में कौन सा है? सबसे पहला क्वेश्चन आपका सत्यमेव जयते। सत्यमेव जयते महाकाव्य कौन से उपनिषद से लिया गया है? ठीक है दोस्तों, कौन से उपनिषद से लिया गया है ये हमारा? शतपथ ब्राह्मण उपनिषद से, मुंडको उपनिषद से, महाभारत से या फिर गुप्त काल से? तो बताइए ज़रा दोस्तों, कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया है दोस्तों मुंडको उपनिषद से। किससे दोस्तों? मुंडको उपनिषद से। इसमें क्या है दोस्तों, ये जो है ना, इसमें उपनिषद में जो हमारे ये है सत्यमेव जयते, इसकी तुलना एक की गई है, तो ये की गई है टूटी हुई नाव से। किससे दोस्तों? टूटी हुई नाव से, ठीक है ना। सत्यमेव जयते कि जो लिया गया हमारा मुंडको उपनिषद से, उसमें दोस्तों इसी एक यज्ञ, आई थिंक यज्ञ वज्ञ होता था, उसके दौरान की गई थी इसकी तुलना। किससे? टूटी हुई नाव से की गई है, ठीक है ना। और ये जो मुंडको उपनिषद है, ये कौन से हमारे अर्थवेद में आता है? ये कौन से में आता है दोस्तों? अर्थवेद में आता है, ठीक है ना। अरे वो तो आंसर ही निकल गया, कोई बात नहीं, अर्थवेद, ठीक है ना। अथर्ववेद होता है ऐसे, ये हमारे उस वाले वेद से संबंधित है, ठीक है ना। ये हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम अपने। अब देखते हैं आप अपनी स्क्रीन पर कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 2, महायान शब्द लिया गया है। महायान शब्द ये हमारे कौन से धर्म से संबंधित है? आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, ईसाई धर्म। तो कौन सा है दोस्तों? ये हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म। कौन सा? बौद्ध धर्म, ठीक है। तो ये हमारा बौद्ध धर्म से संबंधित है। महायान शब्द दोस्तों, ये 2 वर्ड होते हैं, महायान और एक होता है हीनयान, ठीक है ना। महायान और हीनयान 2 वर्ड होते हैं। महायान के लोग आई थिंक मूर्ति पूजा में विश्वास रखते हैं, ठीक है, और ये मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं रखते हैं। ये अंतर दोस्तों, ठीक है ना। बस ज़्यादा कुछ नहीं होता, ये अंतर है इतना। अब अगर मैं आपसे पूछा जाऊँ कि बौद्ध धर्म से में कौन से हमारे महान व्यक्ति थे? गौतम बुद्ध, ठीक है। उनका जन्म कहाँ पे हुआ था? आप मुझे बताओ, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताना। और साथ ही में जो इनकी मृत्यु हुई थी, यानी कि उनका नाम महापरिनिर्वाण हुआ था, वो कहाँ हुआ था? ठीक है, दोनों आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, देवनाम प्रिय। क्वेश्चन नंबर 3, क्या नाम है दोस्तों? देवनाम प्रिय के नाम से किसे दिया गया था, यानी कि ये नाम से कौन व्यक्ति जाना जाता है? तो इस नाम से हर्ष जाना जाता है, कनिष्क, अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य। इस नाम से दोस्तों जाने जाते हैं कौन? अशोक सम्राट, ठीक है। कौन? अशोक सम्राट, ठीक है। देवनाम प्रिय से जाने जाते थे ये। और इनके कुल कितने अभिलेख थे? इनके कुल 13 अभिलेख थे, ठीक है। कितने अभिलेख थे दोस्तों? 13 अभिलेख थे। और साथ ही में दोस्तों इनको क्या हुआ था? इन्हें प्रियदर्शी, क्या? प्रियदर्शी, ठीक है, प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता था, ठीक है ना दोस्तों। और
ये हो गया हमारा कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। आगे चलते हैं दोस्तों, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन आया था आपकी स्क्रीन पर। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये हमारा कौन से धर्म से संबंधित है दोस्तों? जैन धर्म से, बौद्ध धर्म से, हिंदुओं से, सिखों से। तो ये हो जाता है हमारा कौन से धर्म से दोस्तों? जैन धर्म से। ठीक है ना। इसमें क्या है, 3 पिटक हैं, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है ना, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया आपका। अब इसी तरीके से दोस्तों मैंने हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन लिए हुए हैं? 10 क्वेश्चन लिए हुए हैं। देख रहे होगे आप कितने अच्छे क्वेश्चन लिए हुए हैं। जो भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगेगा वो तो आप ऑलरेडी तैयार कर ही लोगे। ठीक है ना। और साथ ही दोस्तों मैं बताना चाह रहा हूँ बार बार कि मैंने सारे क्वेश्चन वो लिए हैं जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 तो याद है, 13वां शिलालेख यह भारत के किस सम्राट से संबंधित है? 13वां जो शिलालेख है भारत के किस सम्राट से संबंधित है? अभी मैंने आपको बताया ही है, ये अशोक सम्राट से। ठीक है ना दोस्तों, किससे? अशोक सम्राट से। ठीक है। आगे चलते हैं। और कलिंग का युद्ध, कलिंग का युद्ध भी दोस्तों किसके टाइम पे हुआ था? अशोक सम्राट के टाइम पे ही हुआ था। ठीक है ना। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर। लौह और रक्त नीति किसने अपनाई थी? कौन सी दोस्तों? लौह और रक्त नीति किसने अपनाई थी? तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए है बलबन। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी है मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है ना दोस्तों। और ऑप्शन नंबर सी है अलाउद्दीन खिलजी। कौन सा है दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी। और ऑप्शन नंबर डी है बाबर। तो बताइए ज़रा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए बलबन। तो बलबन ने लौह और रक्त नीति अपनाई थी। ठीक है ना। किसने अपनाई थी दोस्तों? बलबन ने। ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन, इसका आंसर। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कौन सा क्वेश्चन है, अकबरनामा। क्या है दोस्तों? अकबरनामा। इसमें क्या हुआ था कि अकबरनामा के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? जिन्होंने अकबरनामा लिखी थी उन व्यक्ति का नाम क्या है? तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बदायूनी, अबुल फजल, कृष्णदेव राय, इल्तुतमिश। आपको बताना है इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा? अबुल फजल। कौन? अबुल फजल, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। ठीक है ना, जिन्होंने अकबरनामा लिखा था। ठीक है। और इन्होंने ही क्या किया था दोस्तों, इस भाग का जो था अकबरनामा, इसके जो दोस्तों आई थिंक तीसरा भाग था, तीसरा भाग जो था आइन अकबरी, आइन अकबरी जो है वो भी इसी की क्या है दोस्तों, मोस्ट यानी कि मतलब मेन अकबरनामा की ये जान थी। मतलब कुछ समझते हो, मेन पार्ट जो था वो उसका क्या नाम था? आइन अकबरी। क्या नाम था दोस्तों उसका? आइन अकबरी। ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 8। ये देखिए आपके लिए कितना अच्छा क्वेश्चन लेके आया हूँ। निम्नलिखित में से कौन से अवध के कृषक आंदोलन का नेता था? अवध के कृषक आंदोलन का नेता था। ऑप्शन है बाबा रामचंद्र, बी आर अम्बेडकर, महात्मा गांधी, फिर माधवाचार्य। बताना जरा दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपका बाबा रामचंद्र। क्या है दोस्तों? बाबा रामचंद्र। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यूपी ट्रिपल एससी में लोअर डिवीज़न वाले क्लर्क वाले एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक है ना। ये वहाँ से मैंने क्वेश्चन लिया था आपके लिए। ठीक है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट्स बुक्स के ऑथर कौन कौन है। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी बाल गंगाधर, डी सुभाष चंद्र बोस। तो बताइए दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा आपकी स्क्रीन पर, इसमें है दोस्तों कौन? ऑप्शन नंबर ए महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी बाल गंगाधर तिलक, या ऑप्शन नंबर डी सुभाष चंद्र बोस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। कौन है दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने डिस्कवरी ऑफ इंडिया की पुस्तक के लेखक थे। ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे थोड़े से और बुक्स के बारे में जान कर लेते हैं। ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक के पुस्तक कौन थे? पुस्तक के लेखक कौन थे? सॉरी, जवाहरलाल नेहरू। यंग इंडिया महात्मा गांधी, केसरी और गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस। ठीक है। ये हो गया हमारा। अब सुभाष चंद्र बोस के नाम से एक दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बता दूं। कालका शिमला रेलवे स्टेशन चलती है, उसका नाम रख दिया गया है दोस्तों क्या? कालका शिमला रेल का नाम रख दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ठीक है ना। और साथ ही में आपको मुझे बताना है सुभाष चंद्र बोस के गुरुजी का नाम क्या था, क्योंकि सभी को पता होगा गोपाल कृष्ण गोखले तो सबको जानते होंगे, महात्मा गांधी के गुरु थे। आपको मुझे बताना है नेताजी सुभाष चंद्र बोस के गुरु का क्या नाम था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, 10वां क्वेश्चन है हिस्ट्री का। और यहाँ हो गई हमारी हिस्ट्री कंप्लीट। श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था?
श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई, ये तो दोस्तों हमारे युद्ध हुए थे। कौन कौन से हुए थे दोस्तों? शायद एंग्लो इंडियन फर्स्ट, एंग्लो इंडियन सेकंड, तो एंग्लो इंडियन आई थिंक ये फोर्थ था। इसमें कौन था? इसमें दोस्तों हैदर अली, टीपू सुल्तान, शेरशाह सूरी व पेशवा माधवराव। तो इस लड़ाई में अंग्रेज़ों ने दोस्तों किसको हराया था? तो इसमें हराया था टीपू सुल्तान को। किसको? टीपू सुल्तान को हराया था। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हैं दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की ओर। अब आ गया आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ज्योग्राफी। कौन? ज्योग्राफी। ठीक है ना। क्या है दोस्तों? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से हमने स्टार्ट कर दिया। इसमें 10 क्वेश्चन करेंगे हम। इस तरीके से दोस्तों मैंने 10-10 क्वेश्चन लिए हुए हैं हर सेक्शन के। अगर आपको अच्छे लग रहे हो वीडियो तो आप लाइक कर देना, और साथ ही में दोस्तों अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, क्योंकि UPSSC PET के एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है। 24 तारीख को इसका एग्ज़ाम है, 2 शिफ्टों में, 10 बजे से और आई थिंक 3 बजे से। ठीक है ना, 2 शिफ्टों में 2-2 घंटे का पेपर है ये। ज़्यादा मतलब इतना हार्ड पेपर भी नहीं आने वाला, इतना ईजी भी नहीं आएगा, मॉडरेट लेवल का पेपर आएगा। आई थिंक ये ऑफलाइन पेपर है। ठीक है ना, ऑफलाइन पेपर है। ठीक है। भारत में उच्चतम क्या है क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? भारत में उच्चतम वार्षिक वर्षा कहाँ पर दर्ज की गई है? तो ये ऑप्शन नंबर ए मौसिन राम मेघालय, चंबा हिमाचल प्रदेश, चूरू राजस्थान, नामची सिक्किम। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कौन सा? मौसिन राम मेघालय। क्या है दोस्तों? मौसिन राम मेघालय। ठीक है ना, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से कौन सा देश नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक है? ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है ना, तो नींबू का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? सिंपल सी बात है, अपना देश भारत है। ठीक है ना, कौन है? भारत है। ठीक है। और दूसरी बात आपको मैं बता दूं, मैक्सिको चांदी के बिहाफ पे सबसे ज़्यादा है, और चीन तो आप मैक्सिमम देखे होंगे, गेहूँ है, आलू है, हर चीज़ में दोस्तों ये अव्वल है। ठीक है ना, यानी कि नंबर 1 पे है। ठीक है दोस्तों। अब नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? आपको मुझे बताना है नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे देता हूँ, सिट्रिक एसिड, मैलिक एसिड या फिर टार्टरिक एसिड। ठीक है ना, इन 3 ऑप्शन में से बता देना आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अच्छा क्वेश्चन है ये, आपके UPSC के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ है। ठीक है ना, UPSC के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। भारत ने पृथ्वी के धरातल का कितना प्रतिशत भाग घेरा हुआ है? ठीक है ना, यानी कि भारत जो ना पूरे विश्व का कितने प्रतिशत एरिया को क्या करता है? कवर अप करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर है 3.4, 4.4, 17.5, 2.4। 2.4%। क्या है दोस्तों? 2.4% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और साथ ही में दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये जो आपका 17.5% लिखा हुआ है, ये क्या है? ये है दोस्तों हमारी जनसंख्या, विश्व की जनसंख्या का प्रतिशत है दोस्तों। विश्व की जनसंख्या यानी इनके विश्व की जनसंख्या, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 17.5% है। सुन लिया ध्यान से, भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 17.5% है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। भारत के किस राज्य में पुलिकट झील स्थित है? कितना अच्छा क्वेश्चन है, पुलिकट झील। ठीक है, कौन से राज्य में स्थित है? आप मुझे बताओ जरा। तमिलनाडु, गुजरात, कश्मीर, राजस्थान। तो यह झील दोस्तों हमारे कौन से राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में। किस में? तमिलनाडु में। ठीक है ना, ये हो गया आपका आंसर। पुलिकट झील कहाँ पे स्थित है? अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है दोस्तों? कच्छ का रण। वो कहाँ पे स्थित है? कच्छ का रण, जहाँ पे एशियाई पे शेर पाए जाते हैं। तो ये आपका कौन सा? गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। ठीक है, चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन बताने को तो बहुत सारे हो जाएंगे, काफ़ी टाइम हो जाएगा, बट कोई नहीं, हम उतना ही करते हैं पंचुअली जो हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, भारत का हिमाद्री स्टेशन किस जगह स्थित है, जो भारत का पहला अंटार्कटिक रिसर्च सेंटर भी है? तो ये भारत के कौन से मतलब हिस्से में स्थित है? ये है दोस्तों हमारे आर्कटिक में ही। किस में? आर्कटिक रिसर्च सेंटर आर्कटिक में ही स्थित है। ठीक है ना, ये हो गया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आर्कटिक में ही स्थित है। ठीक है, आगे चलते हैं अब दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, कोयम्बटूर। ठीक है, अभी आपको मुझे बताना है कि कौन से राज्य में स्थित है। ठीक है, कमेंट बॉक्स में। साथ ही में मदुरई कौन सी नदी के किनारे स्थित है? वैगई नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, वैगई नदी के किनारे स्थित है। और चेन्नई में दोस्तों कौन सी कोच फैक्ट्री है? ये आपको मुझे बताना है। ठीक है, बेंगलुरु को किस नाम से जाना जाता है? बेंगलुरु को किस अन्य नाम से जाना जाता है? जैसे सिलिकॉन वैली हो गया हमारा बेंगलुरु, इस तरीके से। और दूसरा नाम क्या है इसका?
चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। इस तरीके के दोस्तों मैंने क्वेश्चन लिए हैं आपके लिए ज्योग्राफी से रिलेटेड। अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्या कर रहा हूँ दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और दोस्तों के बीच में वीडियो को जरूर शेयर कर देना। 7 सिस्टर्स राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? कितना अच्छा क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ दोस्तों। जैसे हमारा ये भारत है इस तरीके से, ठीक है दोस्तों, सॉरी, अगर मैं भारत बनाऊँ तो ये हमारा भारत का ये वाला हिस्सा हो जाता है दोस्तों, इधर की तरफ का ये, ठीक है ना। तो ये वाला जो इधर के जो दोस्तों ये हमारे हैं राज्य है, इनको कहते हैं हम कौन सा, पूर्वोत्तर भारत। इसके दो वो पूर्व साइड के दोस्तों दो पूर्व भारत के हमारे जो हिस्से हैं उन्हें क्या कहते हैं, 7 सिस्टर। उसमें कौन कौन से राज्य आते हैं दोस्तों, 7 राज्य आते हैं। 7 राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शामिल नहीं है? तो एक यहाँ पे है दोस्तों हमारा सिक्किम, ये हमारा यहाँ होता है सिक्किम। सिक्किम हमारा इसमें शामिल नहीं है। बाकी अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मिज़ोरम, अगरतला, ठीक है ना, मणिपुर और इस तरीके के दोस्तों हमारे सारे के सारे राज्य 7 सिस्टर में हैं, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश का कौन सा नेशनल पार्क है? तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में दोस्तों कितने नेशनल पार्क हैं? आई थिंक 5 से 6 नेशनल पार्क हैं जो मोस्ट है। इनमें से कौन सा ऐसा है जो उत्तर प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए मानस नेशनल पार्क, शिमली नेशनल पार्क, दुधवा नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क। बताइए ज़रा दोस्तों। इसमें दोस्तों सबसे पहले जो मैं इसका आंसर बताऊंगा आपको, दुधवा नेशनल पार्क, ये हमारा है उत्तर प्रदेश में स्थित, ठीक है दोस्तों। कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क। ये हमारे उत्तर प्रदेश के पीलीभीत ज़िले में स्थित है। कौन सा है दोस्तों? पीलीभीत ज़िला, ठीक है ना। और दूसरी बात बताऊँ आपको मैं, मानस नेशनल पार्क भारत के कौन से राज्य में स्थित है? मानस आसाम में है, ठीक है दोस्तों। और सिमलीपाल कहाँ पे है दोस्तों? सिमलीपाल है उड़ीसा में। किस में? उड़ीसा में। और साथ में दोस्तों राजाजी नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? यूके यानी कि उत्तराखंड में, ठीक है। मैंने चारों आपको बताने की पूरी अच्छी तरीके से कोशिश की। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। आगे क्या है? टेरा रोसा संबंधित शब्द का तात्पर्य किससे है? टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य किससे है? जैसे कि आप आंसर भी देख भी पा रहे होंगे। कौन सा है दोस्तों? पीली मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी, फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसे कहते हैं दोस्तों लाल मिट्टी। कौन सी दोस्तों? लाल मिट्टी। इसको किसी दूसरे नाम से आता है रेंगुर मिट्टी, ठीक है ना। कौन सी? रेंगुर मिट्टी, लाल मिट्टी को कहते हैं, ठीक है। टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य किससे है? लाल मिट्टी से है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है ना, और पूछा जा भी चुका है पहले भी। हमारी पृथ्वी, ये है दोस्तों अच्छा क्वेश्चन। ये भी आपके एग्ज़ाम पीसीएस के रिलेटेड है, ठीक है, क्योंकि पूछा गया है। क्या है दोस्तों इसमें आपका हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? हमारी पृथ्वी है, ठीक है, उसके यहाँ से लेके यहाँ तक का व्यास कितना है? तो ये व्यास आपका हो जाता है 12,756 किलोमीटर, 13,900, 13,560 या फिर 12,714। तो ये है आपका दोस्तों आंसर इसका 12,714। पहले तो इसका ध्यान सुन लेना, हमारी पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,714, ठीक है। अब क्वेश्चन आपसे ये भी तो पूछ सकता है, ये तो हो गया हमारा ध्रुवीय व्यास, ठीक है, पृथ्वी से रिलेटेड। हो सकता है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का पूछ ले जाए आपसे इतना, ठीक है ना दोस्तों। तो हर तरीके से पूछ सकता है ना वो। यहाँ पे आपसे यहाँ से लेके यहाँ तक का ही पूछ ले जाए, त्रिज्या कितनी है? तो देखिए दोस्तों वो सारा कुछ मैं आपके लिए लेके आया हूँ। ये रहा, पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? अगर हम पृथ्वी की बात करें तो दोस्तों यहाँ से लेके यहाँ तक की 6,370 किलोमीटर। कितनी है? 6,370 किलोमीटर, ठीक है ना। और विषुवतीय व्यास यहाँ से लेके यहाँ तक का दोस्तों इसका कितना है? 12,756 किलोमीटर। और यहाँ से लेके यहाँ तक कितना था? 12,714 किलोमीटर। क्या था दोस्तों? 12,714 किलोमीटर। ये था हमारा कौन सा? ध्रुवीय व्यास, ठीक है। ये हो गया। चलिए दोस्तों यहाँ तक हमने कर लिए कौन से? ज्योग्राफी के क्वेश्चन। अब चलते हैं हम पॉलिटी के क्वेश्चन। कौन से हैं दोस्तों? पॉलिटी के क्वेश्चन। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, भारतीय राष्ट्र ध्वज। जो भारत के राष्ट्र ध्वज है दोस्तों, हमारा जो तिरंगा है, उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? उसकी लंबाई व चौड़ाई का अनुपात कितना है? ऑप्शन नंबर 3:2, 3:4, 3:5, 4:2। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों 3:2, ठीक है ना। 3 इस तरीके से और 2 इस तरीके से, ऐसे है दोस्तों, ठीक है ना। ये लंबाई और ये इसकी चौड़ाई, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों अपनी स्क्रीन पर देखते हुए, और वीडियो के सेशन को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना, ठीक है ना। भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है कौन? हमारे भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, केंद्रीय कानून मंत्री, महालेखा नियंत्रक परीक्षक।
तो ये होता है दोस्तों कौन, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। आर्टिकल 76 कौन सा दोस्तों आर्टिकल आ जाता है इसमें, कौन सा 76, और ये भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। एट प्रेजेंट में कौन है आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपने भी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्वेश्चन नंबर 3, ये हमारा हो गया कौन सा दोस्तों, पॉलिटी से। हमने 2 सेक्शन कंप्लीट कर लिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, ठीक है ना। क्या मौलिक अधिकार हमारा, क्या मतलब मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार, संवैधानिक अधिकार या प्राकृतिक अधिकार। तो ये है दोस्तों हमारा मौलिक अधिकार, ठीक है। क्या है, मौलिक अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकारी मौलिक अधिकार है, ठीक है ना। आर्टिकल 32 से ये रिलेटेड है, ठीक है दोस्तों। किससे, आर्टिकल 32 से ये रिलेटेड है। कौन सा, मौलिक अधिकार, ठीक है ना। अब मौलिक अधिकार तो दोस्तों ये गया। मौलिक अधिकार हमने जो मौलिक अधिकार लिए थे दोस्तों संविधान में, ये कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से देश से लिए गए हैं, कौन से, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं। भारत का एकमात्र राज्य है, क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पर सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, यानी कि आईपीसी का प्रावधान है। तो ये ऑप्शन होगा आपका गोवा। कौन सा दोस्तों, गोवा। गोवा ही एक ऐसा राज्य है भारत का जिसमें सामान्य सिविल कोड का प्रावधान है, यानी कि आर्टिकल 44, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों। आगे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर, भारत में पंचायती राज व्यवस्था। भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय, कौन सी दोस्तों, त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति द्वारा लाया गया था। तो बलवंत मेहता राय समिति, केशवानंदन समिति, अशोक मेहता समिति, हनुमंतराव समिति। तो इसका ऑप्शन है दोस्तों कौन सा, बलवंत राय मेहता समिति। इसमें क्या होता है दोस्तों, ग्राम पंचायत, ग्राम परिषद और जिला पंचायत। अब रुक जाओ दोस्तों, हाँ दोस्तों, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और जिला पंचायत, ठीक है ना। 3 स्तरीय व्यवस्था थी। कौन लाए थे दोस्तों, बलवंत राय मेहता समिति आई थी। कब आई थी दोस्तों, 1957 में। कब, 1957 में ये समिति आती है। इसमें दोस्तों 3 स्तरीय पंचायतों की व्यवस्था की शुरुआत की गई थी, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाता है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में चुनाव का उल्लेख किया गया है। किसका दोस्तों, इलेक्शन का उल्लेख किया गया है। वो आर्टिकल कौन सा है हमारा दोस्तों, 330, 324, 326, 322। तो ये है दोस्तों 324। कौन सा है, 324, ठीक है ना। अब आपको मुझे बताना है कि मुख्य चुनाव आयुक्त एट प्रेजेंट में कौन है, ठीक है ना दोस्तों। हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है भारत के। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर एग्ज़ाम। भारत के उच्चतम न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी। प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी, लीला सेठ, फातिमा बीवी, अन्ना चंडी या फिर सुंदरा भंडारी। तो इसका आंसर है दोस्तों फातिमा बीवी। कौन सा है, फातिमा बीवी, ठीक है ना। ये हो गया आपको क्वेश्चन 7। आगे चलते हैं दोस्तों। इस तरीके दोस्तों मैंने पॉलिटी के क्वेश्चन लिए हुए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर कर देना। भारत का लघु संविधान किसे कहा जाता है, कितना अच्छा क्वेश्चन है, बताना ज़रा दोस्तों। ये है हमारा कौन सा, आर्टिकल 42। आर्टिकल 42 को हम क्या कहते हैं, भारत का लघु संविधान कहते हैं, ठीक है ना। और आर्टिकल 32 किसे कहते हैं दोस्तों, अभी मैं आपको बता के आया हूँ, बताइए ज़रा। आगे चलते हैं। 9 क्वेश्चन हो जाता है आपकी स्क्रीन पर। हाल ही में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री को किसने शपथ दिलवाई। दोस्तों अभी हाल ही में चुनाव हुए थे, उसमें दोस्तों पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री सीएम कौन थी, ममता बनर्जी। कौन थी दोस्तों, ममता बनर्जी को किस राज्यपाल ने, कौन से राज्यपाल ने शपथ दिलाई थी, ये आपको मुझे बताना है। इसमें कौन कौन से, जगदीप धनखड़, आनंदीबेन पटेल, भगत सिंह कोश्यारी, थावरचंद गहलोत। तो इसमें दिलवाई थी दोस्तों किसने, जगदीप धनखड़ ने। किसने, जगदीप धनखड़ ने, ठीक है ना। और आनंदीबेन पटेल कहाँ की है दोस्तों, उत्तर प्रदेश व मध्य प्रदेश की। भगत सिंह कोश्यारी कहाँ के हैं, महाराष्ट्र के हैं, ठीक है ना। और थावरचंद गहलोत कहाँ के बने हैं दोस्तों, राज्यपाल, कर्नाटक के, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कौन सा, जगदीप धनखड़। आगे चलते हैं दोस्तों। ये हो जाता है आपका आखिरी क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन पॉलिटी से। स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन थे। ये अच्छा क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। पुरुषोत्तम दास टंडन, जीबी वल्लभ पंत, दरबारी लाल शर्मा, मदन मोहन मालवीय। इसका है दोस्तों आंसर पुरुषोत्तम दास टंडन। कौन है, पुरुषोत्तम दास टंडन, ठीक है ना, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के प्रथम विधानसभा के अध्यक्ष थे। अब अगर आपसे पूछ लिया कि मदन मोहन मालवीय ने कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी, तो आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कौन सी यूनिवर्सिटी की स्थापना की थी। तो यहाँ तक हमने कर ली दोस्तों पॉलिटी के क्वेश्चन। अब आगे चलते हैं दोस्तों
इकोनॉमिक्स से रिलेटेड दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो भी मैं लेके आया हूँ, इसमें 10 क्वेश्चन हम करेंगे। तो इस तरीके से दोस्तों हम अपना रिवीजन भी कर रहे होंगे फास्ट, ठीक है ना। ये हमारे एक रिवीजन सेशन हो जाएगा बहुत अच्छा, जिसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिए, हर सेक्शन से 10-10 क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए बहुत अच्छा है। नोटबंदी के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? रघुराम राजन, शक्तिकांत दास, उर्जित पटेल, मनमोहन सिंह। तो ये तो हो ही नहीं सकते, और ये भी नहीं हो सकते, तो कौन बचे? ये दो। इन दो में दोस्तों ये हो जाते हैं हमारे कौन से? रघुराम राजन, ठीक है। कौन थे दोस्तों? रघुराम राजन। कब हुई थी नोटबंदी दोस्तों? 8 नवंबर 2016। कब हुई थी दोस्तों? 8 नवंबर 2016 को। आगे चलते दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड किसे कहा जाता है? ठीक है ना। सेवा क्षेत्र, वित्तीय क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, पर्यटन क्षेत्र। तो इसका आंसर आता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कृषि क्षेत्र। कौन सा है दोस्तों? कृषि क्षेत्र को मेरुदंड कहा जाता है भारतीय अर्थव्यवस्था का, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन सा है क्वेश्चन नंबर 3। भारत के किस राज्य में आरबीआई बैंकिंग यानी कि बैंकर के रूप में कार्य नहीं करता है? ठीक है। सिक्किम, गोवा, जम्मू कश्मीर, पंजाब। ऑप्शन है सिक्किम। कौन सा है दोस्तों? सिक्किम। सिक्किम में भारतीय आरबीआई जो ना वहाँ पे कोई भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है, ठीक है ना। तो वो कौन सा है? सिक्किम है दोस्तों। ये हमारा भारत का पूर्व राज्य है, जो कि हमारा 7 सिस्टर में भी शामिल नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। आगे चलते हैं, आगे आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे कौन सा है दोस्तों? उज्ज्वला योजना। जो दोस्तों उज्ज्वला योजना आई थी वो किससे संबंधित है? बैंकिंग से, एलपीजी से, बिजली से, पानी से। तो ये थी दोस्तों हमारे एलपीजी सिलेंडरों से, ठीक है ना। हमारे जो गैस चूल्हे होते हैं दोस्तों उससे थी, ये कौन से थे? गैस एलपीजी सिलेंडर से। कौन सी? उज्ज्वला योजना, ठीक है ना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके बिहाफ पे की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना किसके बिहाफ पे की जाती है? तो ऑप्शन नंबर है केंद्र सांख्यिकी संगठन, बी वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर योजना आयोग। तो ये की जाती है दोस्तों CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, ठीक है ना। 1950 में इसकी स्थापना होती है, और भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसकी बिहाफ पे की जाती है? केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के हिसाब से की जाती है, ठीक है ना। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935। कौन सा आयोग आया था दोस्तों? यंग हिल्टन आयोग। कौन सा? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर, ठीक है ना। और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब होता है? अगर आपसे पूछ लिया जाए तो 1949 में। कब होता है दोस्तों? 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण होता है, ठीक है। तो ये तो आरबीआई के बारे में। एट प्रेजेंट में आरबीआई के गवर्नर कौन है? एट प्रेजेंट में आरबीआई के दोस्तों गवर्नर कौन है, आपको मुझे बताना है, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में बता देना ज़रूर। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन नंबर 6 इकोनॉमिक्स का, और धीरे धीरे हम अपनी वीडियो को कवर अप करते चल रहे हैं। सरकार की आय का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से प्राप्त होता है? कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों आयकर टैक्स। वो भी कौन सा दोस्तों? इनकम टैक्स, ठीक है ना। सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से प्राप्त होता है? वो इनकम टैक्स से होता है, ठीक है ना। आगे चलते हैं इन ऑप्शनों के हिसाब से दोस्तों, ठीक है ना। नई शिक्षा नीति 2020 की किस समिति पर सिफारिश लागू? तो नई शिक्षा नीति 2020 किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई है? ठीक है ना। जैसा कि आपको पता ही होगा पिछले साल नई शिक्षा नीति आई है, जिसमें क्या दोस्तों अलग अलग तरीके के सेगमेंटेशन किया गया है कि हाँ यहाँ से लेके यहाँ तक का प्री, फिर आई थिंक कुछ मैनेजमेंट, इस तरीके से दोस्तों उन्होंने अलग अलग कर दिया है। तो ये कौन सी समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी? यंग हिल्टन आयोग, कस्तूरी रंगन समिति, शिवारामन समिति, युवान समिति। तो यह है दोस्तों कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी है दोस्तों? कस्तूरी रंगन समिति। और ये हो सकता है कि आपके एग्जाम में आ जाए, ठीक है ना। जब नई शिक्षा नीति आई दोस्तों तो हो सकता है। अब मुझे बताइए कि अब हमारे जो दोस्तों एजुकेशन मिनिस्टर हैं, शिक्षा मंत्री हैं, वो कौन है? हाल ही फिलहाल में दोस्तों आपको पता होगा शिक्षा मंत्री सब बदल गए थे मंत्री, तो वर्तमान में कौन है? शिक्षा मंत्री, ठीक है ना। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लागू की गई थी? सभी ने सुना होगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना। ये कब से लागू की गई थी दोस्तों? ये क्वेश्चन अच्छा है। ये आपके हरियाणा राज्य से हुई थी स्टार्ट। कहाँ से? हरियाणा के पानीपत से, ठीक है ना। पानीपत से। कहाँ से दोस्तों? पानीपत से। कब से लागू की गई थी? ये है इसका 8 मार्च 2015। क्या है दोस्तों? 8 मार्च 2015, ठीक है ना। पानीपत से इसकी शुरुआत की जाती है। और पानीपत से अभी हमारे एक एथलीट आए थे जिन्होंने गोल्ड जीता था। एक एथलीट है जो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक से आए हैं, उनका नाम क्या है? ठीक है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना।
निम्नलिखित में से कौन वर्तमान में वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष हैं? वर्ल्ड बैंक, ठीक है ना, वर्ल्ड बैंक के दोस्तों मैन अध्यक्ष कौन है, मैन व्यक्ति कौन है? डेविड मालपास, जिम योंग किम, ग्रेग बार्कले, एंटोनियो गुतरेस। बताइए दोस्तों ज़रा। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों डेविड मालपास। कौन है? डेविड मालपास, ठीक है। इससे पहले कौन थे? जिम योंग किम भी थे। ग्रेग बार्कले, अब दोस्तों इसका तो आंसर हो जाता है आपका ये डेविड मालपास। अब ग्रेग बार्कले कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष हैं, आईसीसी के। और एंटोनियो गुतरेस यूएन के अध्यक्ष हैं, ठीक है ना। सारा कुछ बता रहा हूँ आपको दोस्तों अच्छे तरीके से, करंट अफेयर्स के साथ में भी। तो वीडियो के सेशन को दोस्तों लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। वर्तमान में भारत के वित्त मंत्री कौन है? अनुराग ठाकुर, धर्मेंद्र प्रधान, निर्मला सीतारमन, जगनमोहन रेड्डी। तो ये हैं दोस्तों निर्मला सीतारमन, ठीक है ना, महिला हैं ये। और ये कौन है दोस्तों? भारत की वित्त मंत्री है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। हमारे यहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया। बायोलॉजी सेक्शन आ गया है। बायोलॉजी में क्या क्या है दोस्तों वो सारा कुछ करेंगे हम। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट विटामिन शब्द का जनक कौन है? रॉबर्ट कोच, कश्मीर फंक, या फिर सॉरी दोस्तों एक काश्मीर होगा दोस्तों, ये काशीमीरी ऐसी कुछ होगा दोस्तों, ठीक है ना, काशीमीरी फंक। तो दोस्तों यही है, जब मैंने आपको लिखा दिया तो यही है, ठीक है ना। जनक कौन है? और खोज दोस्तों अलग की गई थी, खोज के व्यक्ति अलग हैं और जनक कौन है? ये है, ठीक है ना। तो कौन है? काश्मीरी फंक, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। विटामिन शब्द हो गया। अब अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, सिटी स्कैन। सिटी स्कैन से कौन सी तरंगों का उपयोग किया जाता है? ठीक है, एक आप जानते होंगे कोरोना चल गया था दोस्तों। कोरोना में हो रहा था कि बार बार टेस्ट करा रहे थे, उस टेस्ट में ये नहीं पता चला कि कोरोना हो रहा नहीं हो रहा है, तो बाद में सिटी स्कैन कराने लग गए थे दोस्तों। जो कुछ भारत के व्यक्ति थे वो सिटी स्कैन कराने की तरफ चल दिए थे, जिसमें कहा जा रहा था कि इसमें कैंसर की बीमारी हो सकती है, क्योंकि दोस्तों उसकी जो रेज़ होती हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड होती हैं। तो उसमें कौन सी रेज़ का यूज़ किया जाने लगा? एक्सरे। कौन सी है दोस्तों? एक्सरे। अब एक्सरे की खोज किसने की थी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। रक्त के जमने में कौन सा विटामिन मदद करता है? वाह कितना अच्छा क्वेश्चन है। रक्त के थक्का कौन सा होता है दोस्तों? विटामिन के। कौन सा है? विटामिन के। आप मुझे बताइए विटामिन B12 का नाम क्या है? विटामिन B12 का नाम क्या है? ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका विटामिन के, ठीक है ना। आगे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है? ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है आपका, ये आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो ये होता है दोस्तों नाइट्रोजन की अधिकता के कारण। किसकी अधिकता के कारण? नाइट्रोजन की अधिकता के कारण, ठीक है ना। एक दोस्तों और होता है डिसीज़, वो कौन सा है? पारा। अगर पानी में दोस्तों अधिकता हो जाए किसकी? पारे की, तो वो कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों? मिनी माटा रोग। कौन सा दोस्तों? मिनी माटा रोग, ठीक है ना। अब अगर एक क्वेश्चन है दोस्तों मैं पूछ लूँ आपसे, इटाई रोग, इटाई रोग, ठीक है ना। इटाई रोग ये किसकी अधिकता के कारण होता है दोस्तों? कैडमियम की। किसकी? कैडमियम की, ठीक है ना। तो ये हो गया दोस्तों हमारा क्वेश्चन ब्लू बेबी सिंड्रोम। क्वेश्चन नंबर 5, लाल रक्त कणिकाएं RBC रेड ब्लड सेल शरीर के कौन से भाग में बनती हैं? तो ये तो हर कोई जानता ही होगा। किसमें बनती है दोस्तों? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में। किसमें? बोन मैरो में। तो RBC दोस्तों हमारे शरीर में कितने दिन तक रहती है? तो ये कितने दिन तक रहती है? 120 दिन तक, ठीक है ना। 120 दिन तक, ठीक है ना दोस्तों। आपको मुझे बताना है कि WBC हमारे शरीर में कितने दिन तक रहती हैं, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। सिस्मोलॉजी का अध्ययन किया जाता है। सिस्मोलॉजी का अध्ययन किसके अंतर्गत करते हैं हम? तो पक्षी विज्ञान, भूकंप विज्ञान, शैवाल विज्ञान, अस्थि विज्ञान। तो ये आता है दोस्तों भूकंप विज्ञान। कौन सा दोस्तों? सिस्मोलॉजी। सिस्मोग्राफ का हम यूज़ करते हैं किसमें? भूकंप विज्ञान में, ठीक है ना दोस्तों। कौन सा हो जाता है? भूकंप विज्ञान, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 7 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और एडवर्ड जेनर ने किसकी खोज की थी फिर दोस्तों? चेचक के टीके की। कौन सा दोस्तों? चेचक के टीके की, ठीक है। तो ये हो गया। अब रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी आपको मुझे बताना है कमेंट बॉक्स में। इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाता है दोस्तों कौन सा? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 हो गया। 8th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मनुष्य के रक्त में प्लाज्मा कितने प्रतिशत होता है? हमारा ब्लड होता है दोस्तों, इसके अंदर प्लाज्मा होता है, ऑक्सीजन होता है, इस तरीके से पानी भी होता है, ठीक है ना। तो इसमें जो हमारा प्लाज्मा वो कितने प्रतिशत होता है? 55%।
कितना दोस्तों, 55% होता है प्लाज्मा। ठीक है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। ठीक है, इसलिए फिर मैं आपको लेके आ गया। क्वेश्चन नंबर 9, यूरिया। मनुष्य में यूरिया किस जगह बनता है, किस में बनता है? किडनी, लीवर, मूत्रवाहिनी, प्लीहा। तो ये बनता है दोस्तों लीवर। किस में? लीवर में। क्या बनता है दोस्तों? यूरिया बनता है किस में? लीवर में। ठीक है ना, 9 क्वेश्चन हो गया। 10th क्वेश्चन की ओर चल रहे हैं। 10th क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन्स है? कौन सा है दोस्तों? एस्ट्रोजन, एंड्रोजन, इंसुलिन, कार्डोजन। तो ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर एस्ट्रोजन। ठीक है ना, कौन सा है दोस्तों? एस्ट्रोजन। ठीक है, स्त्रीलिंग हार्मोन्स है ये तो हमारा एस्ट्रोजन। और एंड्रोजन जो है दोस्तों मेल्स हार्मोन है। कौन सा है? मेल हार्मोन है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने यहाँ तक कर लिया बायोलॉजी कंप्लीट। अब आगे आप देख पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर केमिस्ट्री। क्या है दोस्तों? केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री का दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख भी पा रहे होंगे। क्या है? आधुनिक परमाणु सिद्धांत। क्या है दोस्तों? आधुनिक परमाणु सिद्धांत किसके द्वारा तैयार किया गया था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, जॉन डाल्टन के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? जॉन डाल्टन के द्वारा आधुनिक परमाणु सिद्धांत तैयार किया गया था। रदरफोर्ड ने किसकी खोज की थी दोस्तों? आपको मुझे बताना है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन। ठीक है, मेंडलीफ की आवर्त सारणी कब आई थी दोस्तों? आपको मुझे बताना है। तो ये आई थी दोस्तों 1917 में। ठीक है ना, चलो ये आप क्या बताओगे, मैंने बता दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। दूध का घनत्व मापने के लिए हम कौन से उपकरण का यूज़ करते हैं? दूध का घनत्व मापने के लिए, तो दूध का घनत्व मापने के लिए लैक्टोमीटर, हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर, सिस्मोमीटर। इसका आंसर है लैक्टोमीटर, दूध का घनत्व मापने के लिए। ठीक है ना, क्या दोस्तों? और जल का घनत्व मापने के लिए हाइड्रोमीटर, बैरोमीटर हम करते हैं दोस्तों किस में? वायु के वायु का वेग। ठीक है ना, और सिस्मोमीटर भूकंप का वेग। ठीक है ना, आगे चलते हैं दोस्तों। फलों को कृत्रिम रूप से या कृत्रिम ढंग से, आर्टिफिशियल रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग करते हैं? तो इसमें दोस्तों हमारे इसके आंसर हो जाते हैं एसिटिलीन और इथाइलिन। ठीक है ना, तो इसका आंसर हो जाता है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एसिटिलीन। ठीक है ना, अगर आप में दोनों एक साथ आए तो एसिटिलीन लगाएंगे, अगर ये नहीं आएगा तो फिर इथाइलिन लगाएंगे। ठीक है ना, तो एसिटिलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्याज के छिलके। प्याज के छिलके को उतारते समय आंसू आ जाते हैं, कारण क्या है? इसका कारण है दोस्तों सल्फोनिक एसिड होता है, जो हमारी आंखों पे इफेक्ट डालता है, जिससे हमारे आंसू निकलने शुरू हो जाते हैं। ठीक है ना, कौन सा दोस्तों? सल्फोनिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन 5th नंबर का क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्यों है? क्योंकि ये आपके एनटीपीसी के एग्ज़ाम में पूछा गया है, इसलिए। कौन से अवयव से मिश्रण है दोस्तों? तो ये है आपका ये वाला ऑप्शन नंबर है, सॉरी सी, लोहा, निकिल, क्रोमियम। कौन सा दोस्तों? लोहा, निकिल, क्रोमियम। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किया था किसने दोस्तों? अल्फ्रेड नोबल ने। ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? माइक्रोफोन का। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हास्य गैस निम्न में से कौन सी है? नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन पेरोक्साइड या फिर N2O नाइट्रस ऑक्साइड। तो यही है दोस्तों हमारी हास्य गैस। ठीक है, लाफिंग गैस भी बोल देते हैं जिसको हम। क्वेश्चन नंबर 8, जंग लगने पर लोहे का भार क्या होता है? अगर एक लोहे की छड़ है उस पर जो दोस्तों जंग लग जाए तो इसका भार क्या होएगा? बढ़ जाएगा, घट जाएगा, फिर कोई परिवर्तन नहीं होएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई चीज़ उस पर जुड़ जा रही तो सिंपल सी बात है उसका भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। भार क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हो जाता है दोस्तों? भार बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारी पानी की खोज किसने की थी? D2O को कहते हैं हम दोस्तों भारी पानी, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज करी थी यूरे ने। किसने दोस्तों? यूरे। ठीक है ना, किसने करी थी दोस्तों? यूरे ने करी थी भारी पानी की खोज। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, ये हो जाता है आपका आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का, UP SSC PET के एग्ज़ाम के सेशन का। तो कौन सी गैस चूना पानी को दूधिया बनता है? कौन सी गैस ऐसी है दोस्तों जो चूना पानी को दूधिया बना देती है? सल्फ़र डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड या फिर अमोनिया। तो इसका ऑप्शन नंबर भी होता है दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा दोस्तों? CO2। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना दोस्तों, तो यहाँ तक हमने अपना क्या कर लिया? हमने अपना यहाँ तक दोस्तों कर लिया है सेशन कंप्लीट। कौन सा? UP SSC PET का। UP SSC PET के दोस्तों हमने करे कितने क्वेश्चन? 50 क्वेश्चन। हर सेक्शन में मैंने आपको कराए
ठीक है ना। 10-10 क्वेश्चन आपसे हर सेक्शन से कराएं दोस्तों। अगर आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में क्या कर देना दोस्तों, शेयर कर देना, और साथ ही में दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना दोस्तों। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।